अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 से एक टॉपिक कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक भी जो है ये पेपर्स में आया हुआ था, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा पहले पेज के ऊपर, पेज नंबर 225 है, चैप्टर नंबर 9। ट्रांजैक्शन क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस ही बनती हैं, कोई 5-7 जो हैं। तो इन डेफिनेशंस को हमने मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ था, तो उसको हम जो है वो कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस ऑन अ डेटाबेस। इसमें हमारे पास एक या ज़्यादा ऑपरेशन, यानी एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा ऑपरेशन जो हैं हम उनको मिला के एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं। That must be completed together so that the database remains in consistent state। तो कहता है ये जितने भी स्टेप्स हमने मिलाए हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट होने चाहिए इकट्ठे जो है, ताकि डेटाबेस जो है हमारी वो कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर रहे। ऐसा ना हो कि एक स्टेप जो है अंदर से परफॉर्म ना हो और हमारे डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। ठीक है जी, अभी हम इसको समझते हैं। अ ट्रांजैक्शन मस्ट आइदर कंप्लीट सक्सेसफुली और फेल। तो कहता है जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ तो कम्प्लीटली सक्सेसफुल होनी चाहिए या कम्प्लीटली फेल हो जानी चाहिए, यानी या तो उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म हों या उसका कोई भी स्टेप जो है वो परफॉर्म ना हो। इसके लिए ना हमारे पास मिसालें हो सकती हैं ट्रांजैक्शन को समझने के लिए। पहले हम ज़रा जनरल मिसालें ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं, और फिर हम जो स्पेसिफिक एग्जांपल जो है उन पे आ जाएंगे। लेट्स से आप ये कह लेते हैं कि हमारे पास ना किसी घर में जाने के लिए ना एक सीढ़ी है, ठीक है, वो स्टेयर कह रहे हैं या लेडर कह लें आप जो है। तो वो जो है उनमें से उस पे उनमें से उन सीढ़ियों में से सिर्फ एक बंदा एक टाइम में गुजर सकता है। ठीक होगा जी। तो अब जो है आप जो इनिशियल हमारे पास स्टेप है, जो इनिशियल जो हमारे पास स्टेयर है, उसको हम कह लेते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और जिस घर में पहुंचना है हमने, वो फर्ज कर लें फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो हमारा गोल है, वहां तक हमने पहुंचना है। अब ये है कि आप एक टाइम में एक बंदा ही गुजर सकता है। तो देखें, अगर एक बंदा जो है वो बाहर खड़ा है तो ओके है, या छत पे पहुंच गया तो ओके है। दरमियान में खड़ा हुआ बंदा, हम जो है वो ये नहीं कह सकते सीढ़ी में दरमियान में खड़ा है कि ये जो है फर्ज कर लें बाहर सड़क पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है या छत पे है, वो दरमियान में है। तो हम कहते हैं ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये जो हमारे पास पूरी सीढ़ी है या सीढ़ियाँ हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है। यानी या तो ये पूरी होनी चाहिए, यानी या तो बंदा जो है छत पे पहुंच जाए, या फिर जब बाहर रहे, यानी कि घर से बाहर रहे, सड़क पे रहे या अपने किसी जगह पे हो। दरमियान में सीढ़ियों के ना खड़ा हो कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि दरमियान में खड़े होने का कोई मकसद नहीं है। तो इसी तरह ट्रांजैक्शन में भी होता है कि हमारे पास स्टेप्स होते हैं ज़्यादा, सीढ़ी की तरह आप कह लें, या तो वो सारे स्टेप्स परफॉर्म होने चाहिए और बंदा अपनी जो मंजिल मकसूद पे पहुंच जाए, या फिर कोई सा भी स्टेप जो है परफॉर्म नहीं होना चाहिए, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। क्लियर होगी बात जी। इसकी मिसाल हम एक और भी ले लेते हैं ट्रांजैक्शन की। आप कहते हैं जी मैंने जो है वो बीएस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने बीएस कर लिया तो आपके पास डिग्री है, आपको डिग्री मिल जाएगी एंड पे जो है। अगर आप ये कहते हैं जी मैंने 3 जो है वो सेमेस्टर पास किए हुए हैं, तो 3 सेमेस्टर की कोई हैसियत नहीं है, यानी आपकी डिग्री जो है ना वो फिर इंटर ही गिनी जाएगी, यानी आपके पास जो संद है वो इंटरमीडिएट की ही है। आप बीएस के 2 या 3 या 4 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। क्लियर की बात, चूंकि हम कहते हैं बीएस जो है हमारे पास वो 4 साल डिग्री है, इसे कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक डिग्री आ जाएगी बीएस की। अदरवाइज जो है दरमियान में अगर हम कहते हैं हमने 2 सेमेस्टर पढ़ लिए, हमने 1 सेमेस्टर पढ़ लिया, हमने 3 सेमेस्टर पढ़ लिए, तो उसका कह लेंगे कोई फायदा नहीं है। वो आपके बराबर जो इक्वल होंगे ना, वो आपके इंटरमीडिएट के इक्वल ही होंगे, यानी आपका उसका कोई फायदा नहीं अगर आप 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पास करके छोड़ देते हैं। तो उसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पास जो है वो बीएस का नॉलेज है या बीएस की डिग्री है या बीएस का जो है मैंने 2 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं। वो जस्ट आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन भी इसी तरह होती है। बीएस समझने आपकी बीएस जो डिग्री है वो एक ट्रांजैक्शन है, या तो ये सारे सेमेस्टर आप कंप्लीट करें और डिग्री हासिल करें, या फिर आपका जो है ना कोई भी स्टेप जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, चाहे आपने 1-2 सेमेस्टर पास कर भी लिया हो।
लेकिन वो कंसिडर कहीं पे नहीं होगा। क्लियर होगी बात जी? तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये ट्रांजैक्शन है। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल के ऊपर जी। स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी हुई है कि आप फर्ज कर ले, कहते हैं जी एक बैंक है और उसमें से एक बंदे ने, लेट्स से मैंने अपने भाई को जो है कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये जो पैसे ट्रांसफ़र करने का जो काम है ये एक स्टेप में परफॉर्म नहीं होता, इसमें मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं या होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपने भाई के अकाउंट में जो है मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने अपने भाई के अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र करने थे। लेट्स से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है और मैं 50,000 रुपये अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है, स्टेप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले होता है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, फिर आप जो है वो उनकी वेबसाइट पे या उनकी एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो, फिर आपकी वेरिफिकेशन हो वहाँ पे जो है, फिर आप अकाउंट को एक्सेस करें। अकाउंट एक्सेस करने के बाद फिर आप जो है वो अपने भाई के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंसर्ट करें, फिर आप जो है वो वहाँ पे अमाउंट इंसर्ट करें। अमाउंट इंसर्ट करने के बाद फिर जो है आप पासवर्ड वगैरह लगाएं ट्रांजैक्शन के लिए। जो है वो ट्रांजैक्शन का पासवर्ड अप्रूव होने के बाद आपके जो है अकाउंट में से पैसे कटेंगे। जब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो फिर वो जो है जिस बैंक में जाने हैं उस बैंक को जो है एक्सेस किया जाएगा। उस बैंक के जो है अंदर अकाउंट जो भाई का है उसको एक्सेस किया जाएगा और उसमें जाके फिर पैसे ऐड हो जाएंगे और पैसे ऐड होने के बाद उसका अकाउंट जो है वो अपडेट होके उसको लेटेस्ट जो है वो उसका टोटल जो है ना बैलेंस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह स्टेप्स ये भी मैंने थोड़े बोले, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे हम कम भी कर सकते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। कि हम कहते हैं कुछ 3-4 स्टेप्स हैं वो सिर्फ इन्वॉल्व हैं। वो क्या है जी, मुझे पहले अपने अकाउंट में जो है वो लॉगिन होना पड़ेगा, फिर मेरे अकाउंट से जो है वो पैसे कटेंगे, दूसरे अकाउंट में जाके अब जो है वो ऐड होंगे और ऐड होने के बाद उसके अकाउंट के अंदर जो है बैलेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप 4 स्टेप्स में कर लें। लेकिन बात जो हम कर रहे हैं कि ये चारों स्टेप्स यहाँ तो परफॉर्म होंगे, जिस हमने BA सेमेस्टर की बात की है, या फिर कोई सा भी स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। यानी अगर देखें, इससे मुराद ये है कि फर्ज कर लें मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं और मेरे भाई के अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो वो पैसे जो 50,000 फर्ज कर लें मैंने ट्रांसफर किया है वो कहाँ गया? वो कहीं पे भी नहीं है। वो मेरे अकाउंट से कट गया हुआ है, भाई के अकाउंट में जाके जो है वो ऐड नहीं हुआ, तो वो कहाँ पे है? इसको हम कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है। यानी एक अकाउंट से कुछ पैसे कटे हैं, दूसरे अकाउंट में जाके जमा नहीं हुए, तो ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है। तो इससे हमने बचना है, इसलिए हम कहते हैं ये ट्रांजैक्शन या तो पूरी की पूरी परफॉर्म होगी, यानी सारे के सारे स्टेप्स हैं उसके वो परफॉर्म होंगे, या कोई सा भी स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। यानी अगर एक आधा स्टेप परफॉर्म हो भी गया है ना, तो हम उसको कहेंगे नहीं इसको वापस कर दें आप। क्लियर होगी बात? तो इसलिए हम 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं कि अगर तो ट्रांजैक्शन के सारे स्टेप्स परफॉर्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो गई है, COMMIT, ये आगे लिखा हुआ है। और अगर जो है अभी उसके 1-2 स्टेप्स परफॉर्म हुए थे, कोई सा भी मसला आ गया, तो हम क्या किया करेंगे, उन 1-2 स्टेप्स को रिवर्स कर दिया करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वो पैसे मेरे अकाउंट से कट गए हैं लेकिन भाई के अकाउंट में जाके जमा नहीं हो सके, तो रोल बैक क्या होगा, वो पैसे फिर वापस मेरे अकाउंट में आके जमा हो जाने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रोल बैक होना। यानी अगर 1-2 स्टेप्स परफॉर्म हुए थे और बाकी स्टेप्स परफॉर्म नहीं हो सके, तो वो जो 1-2 स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं ना, वो भी वापस रिवर्स हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रोल बैक करना। तो ये 2 डेफिनेशन आगे लिखी हुई है कमिट एंड रोल बैक में। और ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इफ इट कंप्लीट्स सक्सेसफुली एंड चेंजेस द डाटा। यानी वो जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल इट्स स्टेप्स, ये आप अपने पास से ऐड कर लें समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन इस तरह समझाई है। A transaction is committed if it completes successfully all its steps and changes the data। इस तरह कर लें आप जो, तो सक्सेसफुली क्या गया आप कर लें, सक्सेसफुली कंप्लीट सक्सेसफुली ऑल इट्स स्टेप्स। तो इस तरह डेफिनेशन आपकी ज़रा बेहतर हो जाएगी। और आगे ये होगी कमिट हमारे पास जो है, तो रोल बैक की डेफिनेशन क्या होगी वो उससे आगे लिखी हुई है। इफ इट फेल्स, इट की जगह आप ट्रांजेक्शन कर लें, इफ ट्रांजेक्शन फेल्स एंड लीव द डाटा अनचेंज्ड, और डाटा जो है ना वो अनचेंज है वो छोड़ देती है, यानी इसने चेंज नहीं किया, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे चेंज करना था वहाँ पे चेंज नहीं किया। इट इज सेट दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रोल्ड बैक। तो हम कहते हैं फिर ट्रांजैक्शन जो है ना वो रोल्ड बैक हो जाएगी। ठीक है जी।
और आगे उसने वो डेफिनेशन में रोल बैक की डेफिनेशन में मजीद बता दिया है, इट मीन्स दैट रोल बैक इज यूज टू अनडू द वर्क डन इन द करंट ट्रांजेक्शन। यानी जो हमने थोड़ा बहुत काम किया था ना करंट ट्रांजेक्शन के अंदर, हम उसको जो है वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है जी, हम उसको अनडू कर देंगे, यानी जो किया था हमने स्टेप्स परफॉर्म किए थे वो वापस हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया था जी, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और अब भाई के अकाउंट में जाके जमा नहीं हुए, तो वो क्या होगा, मेरे अकाउंट में फिर वापस आ जाएंगे। इसको कहते हैं हमने अनडू कर दिया। क्लियर होगी बात जी? तो अब मेरा ख्याल है आपको ट्रांजैक्शन की भी समझ आ गई है और आपको कमिट और रोल बैक की भी समझ आ गई है। कमिट ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म हो और डाटा आपका अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। और रोल बैक क्या है कि अगर आपके ट्रांजैक्शन के अंदर 5-6 स्टेप्स थे, अभी 1-2 परफॉर्म हुए थे और किसी वजह से वो ट्रांजैक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो सकती, सिस्टम क्रैश कर गया या कोई भी मसला हो गया, तो वो पैसे आपके वापस जमा हो जाने चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ। आप जो है वो एक एटीएम मशीन पे गए, वहाँ पे जाके आपने कार्ड इंसर्ट किया, अपना जो है वो पासवर्ड लगाया, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आई, वहाँ पे आपने अपना जो है वो पैसे बताया कि कुछ पैसे मैंने जो है वो विड्रॉ करने, लेट्स से मैं कहता हूँ जो मैंने 25,000 जो है विड्रॉ करना है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हुई और आपको पैसे मिल गए। तो हम तो कहेंगे इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो गई। अच्छा, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि कोई मसला था एटीएम मशीन के अंदर, आपने कार्ड इंसर्ट किया, वेरीफाई किया, आपने पासवर्ड से जो है आपने ऑप्शन में से जो है वो पैसे इंसर्ट किए 25,000 जो है। अब हुआ ये कि कुछ जब आपने ओके किया ना जो है ट्रांजैक्शन को, तो आपके पैसे तो ना निकल सके एटीएम से, लेकिन जब आपने उसी टाइम फौरन अपने मोबाइल से या किसी और तरीके से अपना बैलेंस चेक किया ना, तो वो बैलेंस में से 25,000 कम था। अब देखें, एटीएम से पैसे नहीं निकले, कार्ड आपका निकल आया, उसने कोई एरर शो कर दी, आपका बैलेंस जो है वो कट गया हुआ है, तो आपका जो है ना वो पैसे नहीं निकले एटीएम से। तो अब ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, यानी हमारे जो है पैसे कैश आउट तो नहीं हो सके, लेकिन हमारे अकाउंट से जो है वो कट गए हुए हैं। अब इस चीज़ को हम जो है वो क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। यानी क्या होगा, वो अक्सर ये बैंक्स वाले बैंक इस्तेमाल करते हुए, एटीएम इस्तेमाल करते हुए इशू होता है, मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका हुआ है। लेकिन उन्होंने दिया होता है टाइम, मैं कॉल एक दफ़ा की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास 24 घंटे का टाइम होता है, हम 24 घंटे में वेरीफाई करते हैं क्या ये वाकई इस तरह हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर आपके पैसे जो है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। और वाकई हो गए, यानी कि वो जो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली गई थी ना ट्रांजैक्शन जो है, यानी मेरे अकाउंट से पैसे कट गए थे लेकिन मुझे मिले नहीं थे, ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है। तो लिहाजा उन्होंने फिर क्या कर दिया, उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया और फिर क्या कर दिया, वो जो बैलेंस मेरे अकाउंट से कट गया हुआ था, जो मुझे मिला नहीं था, वो मेरे अकाउंट में वापस उन्होंने जमा कर दिया। अब मेरा ख्याल है आप अच्छे तरीके से जो है कमिट, रोल बैक और ट्रांजैक्शन को समझ गए होंगे। ओके जी, अब हम इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़, इनको ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं या इन्हें शॉर्ट में हम एसिड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ये है ट्रांजैक्शन की। तो ये 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक वर्ड है एसिड। E फॉर जो एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो 4 वर्ड्स को मिला के हमारे पास ये 4 डेफिनेशन, ये 4 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, इनको हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ या एसिड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनको हम 1 बाई 1 जो ज़रा समझ लेते हैं। ये इसी से रेलिवेंट है, ट्रांजैक्शन से रेलिवेंट है, जो बातें अभी हमने की हैं उसी से रेलिवेंट है, लेकिन ये अलग अलग से हम इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। और यही सवाल के तौर पर आया था कि ट्रांजैक्शन क्या होती है और एसिड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपने फिर इस तरह इनकी 1 बाई 1 जो है वो अलग से डेफिनेशन वगैरह बतानी है। सबसे पहले आगे हमारे पास A फॉर एटॉमिसिटी। अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क, यानी ट्रांजैक्शन में चाहे स्टेप्स ज़्यादा होते हैं लेकिन इसको एक यूनिट के तौर पे काम करना चाहिए, यानी या तो ये कंप्लीट होगी या नहीं होगी, यानी इसका कोई आधे 3-4 स्टेप्स परफॉर्म होके वहाँ पे रुक नहीं जाएगी, या तो ये पूरी कंप्लीट होगी या कोई सा भी स्टेप इसका परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए आप इसका निशान लगा लें, अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी एन एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क, अ ट्रांजैक्शन मस्ट कंप्लीटली सक्सीड और कंप्लीटली फेल, या तो वो कंप्लीटली पूरी हो जानी चाहिए या वो कंप्लीटली जो फेल हो जानी चाहिए। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक, एक चीज़, सिंगल यूनिट। और इसके बाद आप आखिरी पॉइंट पे निशान लगा लें, एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन डज नॉट टेक प्लेस, यानी एटॉमिसिटी से मुराद ये कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन जो है वो एक यूनिट के तौर पे, एक एटॉमिक यूनिट से मुराद होता है सिंगल यूनिट के तौर पे परफॉर्म होनी चाहिए, चाहे उसमें 50 स्टेप्स क्यों ना हो। यानी या तो 50 के 50 स्टेप्स कंप्लीट हो जाने चाहिए
या कोई सा भी स्टेप कंप्लीट ना हो, इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ये प्रॉपर्टी जो थी एक ट्रांजैक्शन की, इसको हम एटॉमिसिटी कहा करेंगे। तो ये निशान मैंने लगवा दिया। पहली तकरीबन 1.5 लाइन और आखिरी लाइन जो है दूसरे पैराग्राफ की। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, हम पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा, वही बात यहाँ पे दोबारा होगी। अ ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डाटा इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर कंप्लीशन। कहता जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट ना भी हो, दोनों सूरतों में, यानी कमिट हो जाए या रोल बैक हो जाए, ठीक है। उसने चले कहा हुआ कि कंप्लीट हो जाए, तो हम कंप्लीट के लिहाज से इसको पढ़ लेते हैं। तो जब वो कंप्लीट होना, तो आपकी डाटा या डाटा बेस जो है ना आपकी जो है, वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में होनी चाहिए। कंसिस्टेंट स्टेट से मुराद फिर वही बात कि एक अकाउंट से पैसे कट गए हैं जो दूसरे अकाउंट में जाके जमा होने चाहिए। ये ना हो कि एक अकाउंट से पैसे कट गए हैं, दूसरे अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो अब आपकी डाटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा वही बात फिर यहाँ पे दोबारा से आगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी चूंकि एटॉमिसिटी की, सॉरी ट्रांजैक्शन की हैं, इसलिए बातें बार बार घूम के वहीं आएंगी कि यानी आपकी ट्रांजैक्शन या तो कमिट हो जानी चाहिए या रोल बैक हो जानी चाहिए। ये आप एक दो पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना इतनी डेफिनेशन काफ़ी है जो मैंने बोली है। या आप कह दें कंसिस्टेंसी मुराद है कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है कमिट होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रांजैक्शन मस्ट बी कमिटेड और मस्ट बी रोल बैक, या और यहाँ फिर जो है वो रोल बैक हो जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास आइसोलेशन। क्योंकि ये जब कमिट होगी या रोल बैक होगी तभी आपकी डेटाबेस है कंसिस्टेंट स्टेट में होगी। अगर वो दरमियान में कहीं अटक गई है तो वो आपकी फिर कंसिस्टेंट स्टेट नहीं कहलाएगी। जी, तीसरी आ जाती है फिर हमारे पास आइसोलेशन। आइसोलेशन से मुराद ये कि एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो दूसरी के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो या दूसरी को इफेक्ट ना कर रही हो, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। वो अलग थलग होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आज हम पढ़ लेते हैं। पहली तकरीबन 1.5 लाइन बनेगी और फिर उसके बाद आखिरी लाइन जो वो आपने निशान लगाना है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑल ट्रांजैक्शन दैट मॉडिफाई द डाटा आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं किसी भी आपकी, देखिए बैंक में भी ट्रांजैक्शन कई तरह की हो सकती हैं। जिस तरह हम ATM से पैसे निकलवा सकते हैं, ATM से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ATM से जो है वो हम बिल पे कर सकते हैं, ATM से ही जो है हम अपने मोबाइल की जो है वो टॉप अप कर सकते हैं, अपने मोबाइल को लोड कर सकते हैं। तो ये कितनी तरह की ट्रांजैक्शन है। इसी तरह हम पैसे निकलवाने हम ATM से निकलवा सकते हैं, हम जो है वो चेक के ज़रिए से निकलवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो कई तरह की ट्रांजैक्शन है। तो कहते जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ये आइसोलेट होनी चाहिए हर एक से जो है, यानी एक दूसरे के ऊपर इनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है दे डू नॉट एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम, यानी वो सेम डाटा जो है वो सेम टाइम पे एक्सेस ना करें। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये आइसोलेशन है, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी आइसोलेट होनी चाहिए, वो आपकी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आगे आप आखिरी लाइन के ऊपर निशान लगा दें। A modifying transaction can access the data only before or after another transaction is completed। यानी अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन डाटा को मॉडिफाई कर रही है, चेंज कर रही है, तो जो पहले ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है ना, या तो उससे पहले कर ले या फिर उसके कंप्लीट होने के बाद करे, दरमियान में उसको नहीं छेड़ सकती। और दरमियान में हम करते क्या हैं, दरमियान में हम अक्सर जो है अपने डाटा को लॉक कर दिया करते हैं, ताकि कोई और ट्रांजैक्शन अगर आए भी तो उसे वेट करना पड़े। वेट क्या करना पड़े, या तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए या ये ट्रांजैक्शन जब वो रोल बैक हो जाए, यानी कमिट हो जाए या रोल बैक हो जाए, तभी वो दूसरी ट्रांजैक्शन चलेगी, अदरवाइज दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं चलेगी। तो हम इसको कहते हैं आइसोलेशन। यानी एक ट्रांजैक्शन जो है वो आइसोलेट होगी, वो किसी दूसरे के ऊपर ना इफेक्ट कर रही होगी, ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो आप ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये आप याद दिलाने के लिए लिख लें कि इफेक्ट भी नहीं करेगी किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को और किसी दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर रही होगी। इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। निशान मैंने वैसे लगवा दिया, पहली 1.5 लाइन और आखिरी लाइन जो है आपकी, दरमियान वाली आप जो है वो सेंटेंस या लाइन जो है वो छोड़ दें। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है ये आप पूरा ही करेंगे। द ड्यूरेबिलिटी मीन्स द मॉडिफिकेशन मेड बाय अ ट्रांजैक्शन आर परमानेंट एंड परसिस्टेंट। यानी आप ये कह लें कि आपकी जो ट्रांजैक्शन ने चेंज किया है वो परमानेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, उसने डाटा को चेंज कर दिया, लेकिन वो डाटा फिर से जो है ना वो रोल बैक हो जाए ऑटोमेटिकली, या किसी वजह से रोल बैक हो जाए, सिस्टम क्रैश कर गया, ATM बंद हो गई, लाइट चली गई, उस वजह से डाटा रोल बैक हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है तो वो कमिट ही रहेगी, उसको कोई भी रोल बैक नहीं कर सकता। हाँ, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, दरमियान में कहीं पे अटक गई है, तो फिर वो रोल बैक ही होगी, वो वहाँ पे नहीं रहेगी। क्यों वहाँ पे रहेगी तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
इसलिए उसे रोल बैक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है फिर उसको रोल बैक नहीं कर सकते, इसको हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। इफ द सिस्टम आगे जी इस क्रैश्ड और रीबूटेड, यानी सिस्टम क्रैश कर गया, रीबूट हो गया, यानी दोबारा से स्टार्ट हो गया, डाटा शुड बी गारंटीड टू बी कंप्लीटेड व्हेन द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स। और अगर डाटा फर्ज करने भी दरमियान में कहीं फंसा हुआ था तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने एटीएम में डाटा कार्ड इंसर्ट किया, आपने अपना पासवर्ड लगाया, आपने उससे पैसे बताए कितने निकालने हैं, आपने पैसे निकाले, अभी आपके पैसे निकले ही थे तो एटीएम क्रैश कर गई, किसी भी वजह से ख़राब हो गई, कार्ड अभी अभी आपका अंदर ही है, तो आप ये कहीं हो सकता है कार्ड बाहर निकलना था तो फिर ट्रांजेक्शन पूरी होनी थी। तो अब ये है कि ये जो स्टेट है हम इसको भी कह सकते हैं कि पैसे आपके निकला है, कार्ड नहीं निकला हुआ, तो हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है, लेकिन कुछ क्रैश की वजह से, रीबूट की वजह से, रीस्टार्ट की वजह से जो है ना आपका डाटा अभी परमानेंटली वहाँ पे जो है आपके डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही एटीएम स्टार्ट होगी ना, सबसे पहला काम क्या करेगी, वो फिर जो ट्रांजैक्शन यानी जो पैसे उसने निकाल दिए हुए हैं ना, उसको सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर करवा देगी कि भाई मेरे से ये पैसे निकल चुके हुए हैं इस अकाउंट में से जो है, तो आप इसको अपने पास जो है वो अपडेट कर लें। तो इसको फिर हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। यानी वो वैसे जनरली बात करें तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है तो फिर हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते, फिर वो कमिटेड ही है। क्लियर होगी बात जी। तो ये हमारे पास एसेट प्रॉपर्टी या जिसे हम जो है वो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वो 4 आ गई। आखिरी डेफिनेशन जो है वो हम करेंगे और वो है हमारे पास कंकरेंसी। रिडंडेंसी हमने पढ़ा था, रिडंडेंसी से मुराद है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। कंकरेंसी से मुराद ये है कि एक ही डाटा को मल्टीपल लोग जो है वो एक ही वक्त में एक्सेस करते हैं, तो उसको हम कंकरेंसी कहते हैं। डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, कंकरेंसी इज अ सिचुएशन इन विच 2 or more यूजर्स एक्सेस द सेम पीस ऑफ डाटा, यानी सेम डाटा को जो एक्सेस करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के ऊपर एक ही डाटा को जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो एक्सेस करते हैं, तो इसको हम कंकरेंसी कहते हैं। तो डाटाबेस जो है वो इसको भी मैनेज करती है कि एक ही वक्त में अगर एक ही डाटा को जो है वो मल्टीपल लोगों ने या मल्टीपल यूज़र ने एक्सेस करना है तो मैंने उसे किस तरह से मैनेज करना है। अब वो एक्सेस जो है वो सिंपल डाटा एक्सेस करने के लिए भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने फिर इसको जो है वो मैनेज करना होता है, तो इसको हम फिर कहते हैं कंकरेंसी। लेकिन जी ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन से रेलिवेंट कुछ एक टॉपिक था छोटा सा, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन क्या होती है, कमिट एंड रोल बैक क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं 4 वो क्या हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, जिसे हम जो है वो मिला के एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं, और एंड पे हमने फिर देख लिया कि कंकरेंसी जो है ये क्या होती है। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मेरे साथ फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।